पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला दिन होगा दमदार। ये संकेत आते दिख रहे हैं। एशियाई बाजार से मजबूती है सब तरफ और हर निशान में ट्रेड करता हुआ एसजेक्स निफ्टी 17 पॉइंट की प्रीमियम थी शुक्रवार को और थोड़ी और बढ़ा लें 20-22 पॉइंट की कर भी लें तो भी 9,425 9,430 के आसपास खुलेगा मार्केट। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं तो अच्छी ओपनिंग के आसार इस वक्त 135 अंक हांगकांग ऊपर है। देखिए क्या मजबूती, शानदार। तो चलिए भारतीय बाजारों की होगी दमदार शुरुआत। फोकस किया जाए स्टॉक्स पर और नतीजों के दम पर कुछ और एक्शन। क्विक हील, ये लगातार दूसरी तिमाही है जब क्विक हील के नतीजे बेहद 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 खराब आए। इस कंपनी की हीलिंग बहुत जल्दी होने वाली है और अविनाश ये तो तब है जब मामला पूरे दुनिया भर में वायरस का इतना डर है। ये कौन सा नया वायरस जो खौफ फैला के रखा है? रैनसमवेयर। अच्छा बता दूं 150 देशों पर इम्पैक्ट पड़ा है इस रैनसमवेयर के चलते। यूके, यूएस, चाइना, रशिया, स्पेन सब जगह इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा रेनो ने तो अपनी गाड़ियां बनाना बंद कर दी है। कई देशों के सेंट्रल रेलवे सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं। बहुत दिक्कत आई है। भारत और एशिया ये बचे हुए हैं अभी थोड़े बहुत। अच्छा सरकार ने इसके ऊपर कड़ी नजर भी बनाकर रखी है। ऐसे सिचुएशन में जब दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर इतना खतरा है अविनाश, तब कंपनी की ये परफॉर्मेंस है तो ये सुधरेगी कब, ये बताइए। मतलब क्विक हील ये अच्छा बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी इसमें पैसा लगाया। अच्छा उनका लॉजिक भी सही था, रैशनल भी सही था कि देखिए इंटरनेट का प्रयोग, सेफ्टी, सिक्योरिटी तो बढ़ने वाली है, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा नंबर्स में। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट प्रीवियस क्वार्टर में भी ऐसा नेगेटिव सरप्राइज आया था और इस बार भी नतीजे एक्सपेक्टेड थे कि थोड़े से अच्छे आएंगे, लेकिन जिस प्रकार का फॉल आया है मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट को डेफिनेटली कुछ रीज़न, कॉन्क्रीट रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर्स डेफिनेटली ये बात रिफ्लेक्ट कर दे कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट दबाव में है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक तो डेफिनेटली नेगेटिवली रिएक्ट करेगा बिकॉज सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज आया है। तो आई थिंक पहले सरप्राइज तो पिछली बार था, इस बार तो शॉक है। हाँ झटका है इस बार। वागले साहब चार्ट देखिएगा कितना गिरेगा, कहाँ बड़ा वाला थोड़ा नीचे, अच्छा नीचे वाला सपोर्ट कहाँ है वो देखिएगा। तब तक मैं एक बार ओपनिंग बता दूं, बाजार खुल चुके हैं प्री ओपनिंग सेशन में। 100 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी। इससे पहले रुपया खुल चुका है। अरे वाह बेहतरीन शुरुआत, 64.12 यानी कि 18 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट ने की है शुरुआत। तो करेंसी मार्केट में फिर से मजबूती होती दिख रही है। शुक्रवार को भी अच्छा सेशन था, आप देखिए फिर से 64 के लेवल के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ रुपया। तो रुपये में डॉलर के सामने तो अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। फॉर चेंज यस बैंक 8% ऊपर दिख रहा है। मजबूत खुलने की कोशिश प्री ओपनिंग सेशन में तो कम से कम है, बाद में कितना होता है वो देखेंगे। आईटीसी 7% नीचे, जो कि इतना नीचे खुलेगा नहीं। अंबुजा 2.5% नीचे है और ओएनजीसी 2.5% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है आपको प्री ओपनिंग सेशन में। कुछ स्टॉक जो नतीजों के दम पर नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। आइनॉक्स विंड 8% नीचे, अतुल ऑटो 6% नीचे। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं नतीजों के दम पर। देखते हैं कहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता है। क्विक हिल बताइए। नीचे एक 233 234 का सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता है होल्ड करेगा। बेसिक पैटर्न इसका नेगेटिव है। उसके नीचे जाते ही सीधा 202 205 की तरफ की मूव होगी और ये बहुत जल्द आ सकता है। तो क्विक हील नंबर्स तो कमजोर हैं, अब देखना होगा। लोग डर के मारे कहीं अब तो इस्तेमाल नहीं करते इनका प्रोडक्ट्स क्योंकि देखिए ये जो रैनसमवेयर वॉर्म जो घुसा है लोगों के कंप्यूटर्स में, 150 देशों में कंप्यूटर्स में घुसा है। और एक बार बता दूं इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विसेज को इसने हिट किया है, जर्मनी के रेल नेटवर्क को इसने हिट किया है, स्पेन के टेलीकॉम ऑपरेटर्स टेलीफोनिका को इसने हिट किया है और फ्रेंच के कार मेकर रेनो जिसकी मैंने बात करी उसको भी, यूएस के लॉजिस्टिक्स जॉइंट फेडेक्स जैसी कंपनियों को भी इसने हिट किया है और रशिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी हिट किया है। हिंदुस्तान में लोग इसको कैसे देखेंगे कि भारत की कंपनियों को आईटी के लिए काम नहीं, वो तो है ही, वो तो पॉजिटिव साइड पे कि आईटी कंपनियों के लिए दुनिया भर। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी सिस्टम वाले, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी देशों के, उनके वायरस भी हिट हो सकते हैं, हमें फालतू का खर्चा क्यों करना है? फिर हम कौन सा बच जाएंगे क्विक हिल लेके? नहीं बात तो सही है। ये बताइए भारतीय आईटी कंपनियों के लिए क्या मौके हो सकते हैं, इनको कामकाज ज्यादा मिलेगा? क्योंकि देखिए जिन देशों को हिट किया है यूएस, यूके, चाइना, रशिया, स्पेन, भारतीय आईटी कंपनियां इनको इनसे सर्विसेज भारतीय आईटी कंपनियां इनको देती हैं। क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं?
नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा को क्लीन करने के लिए और मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन होगा वो डेफिनेटली इस वायरस अटैक के बाद तो ज़रूर लगेगा। और मुझे लग रहा है कि इंडियन कंपनीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है, स्पेशली फ्रंटलाइन बड़ी आईटी कंपनीज़ के लिए, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजीज है। तो क्लियरली थोड़े समय के बाद क्लियरली पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मार्केट और अपॉर्चुनिटी है। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ सकती है। वागले साहब ने तो कह दिया टेक महिंद्रा उनको सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल। इस बीच हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट के में भी इसी तरह की कोई खबरें आ रही कि वहाँ पर शायद इस तरह का वायरस अटैक कोई हुआ हो, तो हिंदुस्तान में पहुँचने के आसार है। ठीक उसी तरह के आसार जैसे कि मानसून पहुँचने के दिखे हैं समय से पहले, और अंडमान में 6 दिन पहले मानसून आया है। नहीं तो अभी तक तो जनरली ये होता था कि डेट निकल जाती है, फिर इंतजार करते हैं हाँ बादल हो रहे हैं आज, सही बात है, थोड़ी आज हवा चलना शुरू हुई है और बारिश। हाँ, तो अब मानसून जल्दी आ गया है। अविनाश, क्या क्या खरीदा जाए मानसून की तैयारी में? नहीं, मानसून में मुझे तो लग रहा है कि जो एग्री बेस्ड थीम है, डायरेक्टली जो फर्टिलाइजर कंपनियां है, ट्रैक्टर कंपनियां है, क्लियरली 2 व्हीलर स्टॉक्स है, हमको लग रहा है कि ये डायरेक्ट बेनिफिशियरीज रहेंगे। और होपफुली अगर मानसून अच्छा आता है तो रूरल पॉकेट में जिस प्रकार की थोड़ी सी दिक्कत हमने पहले लास्ट साल देखी थी, कि इस साल होपफुली रिवाइवल अगर रूरल डिमांड का आता है तो ऑटोमोबाइल कंपनीज में 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में, पैसेंजर कार्स, फर्टिलाइजर्स में हमको लग रहा है कि जो यूरिया के प्रोड्यूसर्स है जहाँ पे इनकी सेल बढ़ेगी। और ट्रैक्टर कंपनीज के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। अगर मानसून अच्छा होता है तो इनका स्पेंडिंग पावर रूरल फार्मर्स का बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये सारे थीम्स को नज़र रखनी चाहिए, और ये डेफिनेटली आपको एक अच्छा पॉजिटिव रुझान भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए मॉनसून के बेस पर खरीदारी करने की राय। लेकिन खरीदारी और बिकवाली की राय आपको दिन के लिए मिलती है हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में खेला जाता है, जब स्टॉक 2020 का मैच। आइए देख लेते हैं आज का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर रखिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है और फोकस में रहेंगे मॉनसून से जुड़ी हुई थीम्स। तो SJVN को अच्छे मॉनसून का फायदा मिलेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कारोबार में ये कंपनी, RCF को फायदा मिलेगा, डिपेंडेबल का दर्जा इसको दिया है। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है डिशमैन और JK पेपर के नतीजे अच्छे आएंगे, तो यहां पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। एडलवाइस से भी इस हफ्ते अच्छे नतीजों की अपेक्षा की जा रही है। बुधवार को MRPL के अच्छे नंबर्स आने वाले हैं, तो यहां पर पहले से ही बाइंग देखने को मिलेगी। वोल्टैम के आज अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है, और उसके चलते ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा। साथ ही नजर रखिए पेंट सेक्टर के ऊपर। एप्कोटेक्स ये है आज का फ्री हिट शेयर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और बर्जर पेंट ने पिछले हफ्ते भी नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छुए हैं, आज भी वो सिलसिला जारी रहने वाला है। तो पेंट सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी टीम पर डालिए। यहाँ पे खबरों के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे फोकस किया गया। तो मानसून की थ्योरी जो हमने आपको बताई कि अंडमान में 6 दिन पहले मानसून पहुंच गया, जो 20 तारीख को पहुंचना था वो 15 तारीख को पहुंच गया, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार मानसून काफ़ी बेहतर रहेगा। इसलिए चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, GNFC ये स्टॉक हमने चुने फर्टिलाइजर के। और फैक्ट के साथ ये स्टोरी जुड़ी हुई है कि सरकार इसको पूरी तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। वो स्ट्रेटेजिक सेल भी हो सकती है, किसी के साथ विलय भी हो सकता है। तो फैक्ट पे भी नज़र रखिए। इसलिए फर्टिलाइजर तमाम स्टॉक्स इस थ्योरी पे चलते नजर आएंगे। रोटो पंप्स बहुत बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जो उम्मीद की जा रही थी उससे बेटर है, तो यहाँ पे भी एक तेजी बनेगी। प्रकाश इंडस्ट्रीज में खबर यह है कि उन्होंने अपना 67 करोड़ रुपए का कर्ज अदा कर दिया है। एक लीज माइनिंग लीज थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, तो वहाँ पे इनको फ़ायदा हो रहा है। उससे भी डेट कम करने में आसानी होगी। और साथ ही अपना PVC डिवीज़न अलग करने वाले, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। JK सीमेंट पर डालिए। सीमेंट कंपनियों में जो शुरू से हम लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया नतीजे देंगे, और JK सीमेंट ने वैसे ही नतीजे पेश किए हर फ्रंट पे। चाहे आप रेवेन्यू देखें, चाहे आप प्रॉफिट देखें, चाहे आप मार्जिन देखें, सब तरफ इम्प्रूवमेंट है। और चूंकि मानसून ऑनसेट थोड़ा पहले हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो बंद हो जाती है मानसून में, उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी, क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ में आते आते जून में हो जाता है। तो वो एक अच्छी खबर इसके लिए। टागे लॉजिस्टिक्स में खबर है कि डिफेंस में प्रवेश करने के लिए उन्होंने टाई अप किया। फेरोलाइस अगेन बहुत बढ़िया नतीजे। बोरोसिल ग्लास, इसके भी बहुत शानदार नतीजे, घाटे से प्रॉफिट में आ गई है। और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ने कमाल किया, मुनाफा 3-4 गुना बढ़ा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। और ये है वो
दमदार आइडियाज जो आज आपको पैसा बनाने का मौका यहां पर मिल सकता है। लेकिन देखिए 100 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने की तैयारी करता हुआ और मिड कैप इंडेक्स भी मजबूती के साथ खुलेगा। मॉनसून जो पहले दस्तक दे रहा है अंडमान में, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1 जून को भारत में केरला में भी ये पहुंच जाएगा, तो उसके चलते देखिए क्या तेजी हो रही है ना। केवल सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ल्यूपिन और अंबुजा सीमेंट ये थोड़ी नरमी के साथ खुलने वाले हैं निफ्टी में। बाकी सब शेयरों में तेजी होगी। आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक में भी अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक पर एक राय लेना चाहता हूं। वेटेज बढ़ रहा है एमएससीआई इंडेक्स में, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके चलते ये बैंक निफ्टी को मदद दे सकता है क्या आज? समित, चार्ट देखकर बताइए आईसीआईसीआई बैंक कैसा लगता है आपको? काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद इसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था हमने 2 वीक पहले, और थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है एक अच्छे खासे गैप अप ओपनिंग के बाद, एक अच्छी खासी रैली के बाद। बट हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये हेल्दी मूव होगा। ये स्टॉक बहुत जल्दी 320-322 के लेवल दिखा सकता है। सो माइनर डिप, माइनर कंसोलिडेशन विद इन दिस फेज एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, खरीदारी करें। आईसीआईसीआई बैंक में कमजोरी के वक्त ये राय है। जो स्टॉक्स बड़े एक्शन में दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में नतियों के दम पर, उनमें से एक है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, 7% मजबूत है। वागले साहब इसके चार्ट्स देख लीजिए जरा। पूछा अभी? अच्छा, ओके, सॉरी, टीवीएस का ही पूछा था। कह रहे थे मैंने पूछा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और जेके सीमेंट में क्या अच्छा लगता है उनको। जेके सीमेंट ज्यादा अच्छा। यस, जेके सीमेंट, राइट। तो ये एक स्टॉक है जो मजबूत खुलने के संकेत दे रहा, अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी कमजोरी भी हो रही है। उसमें से एक है डी लिंक, 17% कमजोर, बेहद कमजोर नंबर है। इसके भी बड़े खराब नंबर से, राइट। इसके चार्ट्स देख लिए जाए। बिल्कुल। डी लिंक बताएं वागले साहब, अगर किसी के पास है तो क्या किया जाए? 17% नीचे काफी रेंज बाउंड है अनिल जी। 150 ऑन द, जो आपका है ना चार्ट देख चेहरा ऐसा दिखता है ना, उससे आदमी बेच कर चला जाए। मुझको लगता है कि इतने खराब चार्ट से क्यों रखना है इसको। नहीं, मैं इतना बेरिश भी नहीं हूँ। 137, 138 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है ना, 150 ब्रेक करते हुए लगता है। नहीं, ठीक है, चलिए। डीलिंक नंबर्स तो बेहद कमजोर है। चल, इसके साथ बड़ी अलग अलग तरह की स्टोरीज चलती थी। डीलिंक डीलिस्ट हो जाएगा, एमएनसी प्लेयर है, नंबर्स तो बहुत ही कमजोर आए हैं। अच्छा, आइनॉक्स विंड भी देखिए आज 13% नीचे खुलने की तैयारी। यूको बैंक यहाँ पर तो डबल मार पड़ी है आरबीआई की तरफ से भी, और नंबर्स भी कमजोर, 5% नीचे। सेंट्रल बैंक भी 4%। एक स्टॉक इतना कम कमजोर क्यों खुल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद हमने डिस्कस नहीं किया इसलिए। एसएच केलकर, हाँ, जाम परफ्यूम बनाने वाली। हाँ, एक तो नंबर्स इतने खराब है और उसके ऊपर से इन्होंने बायबैक भी डेफर कर दिया है, और फिर भी 2% नीचे खुल रहा है। तो जहाँ खुले वहीं बेच देना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली नतीजे तो बहुत ही ख़राब है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन थी कि नतीजे अच्छे आएंगे, और मार्केट्स को अनुमान था कि बायबैक आएगा। आई थिंक बायबैक भी कैंसिल होने के बाद डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज है। तो डेफिनेटली आगे मुझे लग रहा है कि जैसे दिन कटेगा, आई मीन स्टॉक में थोड़ी और कमजोरी आएगी, बिकॉज ये पॉइंट मैनेजमेंट को ज़रूर अपने शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को वापस बताना पड़ेगा कि ये कैंसिलेशन क्यों किया गया है, और क्लियरली थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लियरिटी मिलेगी। चलिए, बिल्कुल सही बात है। और ये भी बड़े एचएनआईज को पसंद था। अच्छा, बड़े एचएनआईज को जो शेयर पसंद थे, क्योंकि एसएच केलकर जैसे स्टॉक्स थोड़ा सा दबाव दिखा सकते हैं, क्योंकि लेकिन इतना कमजोर हो नहीं रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में देखना होगा अब दिन के दौरान ये किस तरह से आगे ट्रेड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आज नतीजों के लिहाज से बाटा, कोलगेट, जैसा कैनल बता रहे थे, वेदांता पर नजर रखिए। अच्छा, जेके टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिएगा। टायर सेक्टर की ये 2 कंपनियां आज अपने परिणाम पेश कर रही हैं। हालांकि दिग्गज टायर कंपनियों ने तो अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया। अब देखना होगा कि ये छोटी मझौली कंपनियां किस तरह से प्रदर्शन दिखाती हैं। गैब्रियल ऑटो एंसिलरी कंपनी, चेन्नई पेट्रो के नंबर्स भी आज ही हैं, और वोल्टैम्प, साउथ इंडियन बैंक, कजारिया सिरेमिक्स। आज देखा जाए तो मिड कैप कंपनियों के ज्यादा नतीजे हैं। निफ्टी कोई बड़ी कंपनी के नतीजे दिख नहीं रहे, वेदांता को छोड़ दीजिए तो। हाँ, और कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीएनबी, टाटा स्टील, इन सब के नंबर्स कल आएंगे, इन पर भी आज नजर रहेंगे। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर बैंक, इसके चार्ट देखिए समित, क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक के फॉर चेंज। इन बैंक्स में जो अच्छे मजबूत नंबर्स वाला बैंक है तो ये अच्छा, ओके, ऑलरेडी 4-4.5% मजबूत है। खरीदा जाए इसे? देखिए, इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी, हम जनरली इसको ट्रैक भी नहीं करते। बट अगर किसी के पास है तो बने रहना चाहिए। एक ग्रेजुअल अपमूव देखिए हमने लास्ट 1-1.5 महीने से, तो ये एटलीस्ट उसके जो प्रीवियस पीक है अराउंड 92-93 वो रिटेस्ट कर सकता है। सो फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए फिलहाल। बट अगर है आपके पास तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस अराउंड 80-81 के आसपास रहना चाहिए, और 92-93 का एक इमीडिएट टारगेट मान के चलना चाहिए इसमें। ओके, तो इस पर रखिए नजर। डीवीज लैब और कंटेनर कॉर्पोरेशन के
ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। MSCI इंडेक्स का जो रीजिग हो रहा है उसमें एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इसको वहाँ से बाहर किया जा रहा है और ICICI बैंक और ग्रासिम में वेटेज बढ़ रहा है। ग्रासिम, गौरव, ये कैसा लग रहा है? इस हफ्ते शुक्रवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं, क्या ये बढ़ सकता है और आज? देखिए, इसमें पोजीशंस अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी, अनवरने के चलते नीचे आया है, सपोर्ट्स के आसपास है। मुझे लगता है यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1185 1190 के लेवल्स के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ एक और स्टॉक है REC, इस पर भी गौरव राय दीजिए, क्योंकि वेटेज बढ़ने की संभावना इसकी भी बताई जा रही है और स्टॉक शुक्रवार को निचले स्तर से अच्छा रिकवर होकर बंद हुआ। मेरे ख्याल से 210 के आसपास सर आखिरी 1 घंटे में काफ़ी मजबूत हुआ। खरीदारी की जाए यहाँ पर? यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए प्ले कीजिए, मोमेंटम अच्छा है, इसमें लॉन्ग पोजीशंस दिख रही है, कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस थी, अच्छे खासे रोलओवर्स भी थे, तो वो हिसाब से एक 225 से 226 के लेवल्स आपको 3-4 दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो अगर 220 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो वो एक सेफर ट्रेड होगा। ओके, चलिए, तो ये है राय आपके लिए कॉल ऑप्शन के जरिए तेजी करने की REC में। शुरुआत करें आज की, और सेंचुरी मार्कर खुलने के संकेत दे रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती है 32 अंकों की। एक अहम लेवल के आसपास खुल रहा है और वो अहम लेवल है 9437 का, जो कि शुक्रवार का हाई है। तो शुक्रवार के हाई के ऊपर खुलेगा तो पहला मजबूती का संकेत वहाँ पर आता हुआ दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स 70 अंक ऊपर है, बैंक निफ्टी 65 अंक ऊपर है। अच्छी मजबूती के साथ खुलने के संकेत यहाँ पर भी है। मजबूत क्या है वो देख लेते हैं। और ONGC 1.25% मजबूत, जहाँ तक मुझे याद है क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है ONGC, देखना होगा, उसकी वजह से ये स्टॉक मजबूत होता हुआ दिखा है। उन्होंने अच्छी रिपोर्ट लिखी है इस पर। ICICI बैंक 1% मजबूत है, यस कमजोरी से उभरेगा, जो कि शुक्रवार को काफ़ी ज़बरदस्त दिखी, 1% मजबूत है। गेल 1% मजबूत, ICICI बैंक में 1% की मजबूती आपको नजर आएगी। एशियन पेंट्स, डॉक्टर जैसे शेयर भी मजबूत खुलेंगे आज के सेशन में। कमज़ोर वाले कोई खास है नहीं शेयर, और नतीजों के दम पर जो बड़ा एक्शन स्टॉक्स में दिखेगा उनमें मजबूती की तरफ रोटो पंप्स, बोरोसिल ग्लास जैसे स्टॉक 20% ऊपर खुलने की तैयारी। 125 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स 30,300 के पार खुलता हुआ सीधा 9432 पर खुलता हुआ निफ्टी 30 अंकों की मजबूती के साथ। मिड कैप इंडेक्स में बड़ा उछाल 0.5% का, बैंक निफ्टी 1/4% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। कहां से आ रही है तेजी? ONGC टॉप गेनर 1.25% मजबूत, यस बैंक 1% ऊपर, गेल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दोनों में है मजबूती। ICICI बैंक, मेटल्स लीड कर रहे हैं, हिंडाल्को, टाटा स्टील तेजी के साथ खुलते हुए आज के सेशन में। ऑयल एंड गैस से आ रहा है सपोर्ट, ONGC, गेल, IOC तीनों ही हैं मजबूत। तो ऑयल एंड गैस और मेटल्स ये है बाजार में जोश भरने का काम करते हुए इस वक्त। आइए वायदा कारोबार के शेयर देख लें, कहां पर एक्शन है आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर। पिरामल टॉप गेनर 2% ऊपर, SKS 0.25% ऊपर यानी कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, गोदरेज 0.2% ऊपर, ONGC, MRPL, CSC जैसे शेयरों में दमदार तेजी आज के सेशन में। तो कमजोर क्या है? टाइटन 2.5% लुढ़कता हुआ, नेस्ले 2% नीचे, रिलायंस डिफेंस जैसे शेयरों में थोड़ा नुकसान। तो कुल मिलाकर मिला जुला कारोबार है, लेकिन मजबूती की तरफ ज़्यादा है। खासतौर से मिड कैप इंडेक्स देखिए, जो मजबूती होती दिख रही है वो बेहद दमदार है, 0.5% के आसपास की। तो भारतीय बाजारों ने की है आज के सेशन की दमदार शुरुआत। 30,300 पर है सेंसेक्स, 9,425 के पार निफ्टी, और बैंक निफ्टी में 22,750 के आसपास की ओपनिंग। तो 6 दिन पहले अंडमान पहुंचा मॉनसून, और देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर, फैक्ट, RCF, SJVN जैसी कंपनियां जो हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई हैं वहां पर तेजी होती हुई दिख रही है। अवंती फीड्स सर्किट पर खुला है 20% के, क्योंकि अच्छे नंबर्स इसने पेश किए थे। JK सीमेंट और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी दमदार नतीजे पेश किए हैं। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स 6% मजबूती के साथ और JK सीमेंट 5% की मजबूती दिखा रहा है। साथ ही नजर रखिए कर्नाटका बैंक पर, 2% मजबूती के साथ इसने कामकाज की शुरुआत कर दी है, लेकिन कमजोर नतीजों के दम पर देखिए आइनॉक्स विंड 18% नीचे खुला है, और यहाँ पर दिक्कत की बात लोअर सर्किट लगने की तैयारी होती हुई डी-लिंक भी लोअर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ 16% नीचे। यूको बैंक के नतीजे कमजोर, RBI का डंडा, उसके चलते यहाँ पर गिरावट है। सेंट्रल बैंक ने भी कमजोर नंबर्स पेश किए। SH केलकर परफ्यूम से जुड़ी हुई कंपनी, नंबर्स खराब। हुतामाकी PPL, पेपर प्रोडक्ट्स के नाम से जानते थे पहले आप इस कंपनी को, इसका ये भी फॉरेन कंपनी है, इसने भी कमजोर नंबर्स पेश किए हैं। यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। इवन इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स देखिए आज कमजोर हैं, तो IT सेक्टर में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मजबूत है। साफ तौर पर भारत फाइनेंशियल्स
वागले साहब कह रहे थे खरीदारी करिए और JSPL यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। अच्छा, मेटल स्टॉक्स मजबूत है। जल्दी से टाटा स्टील बताइए, ये कैसा लग रहा है आपको? इसके नंबर्स असर कराने वाले हैं, मजबूत हो सकता है क्या आज और दिन के दौरान? नतीजों से पहले उम्मीद की जा रही है कि कल ये अच्छे नंबर्स पेश करेगी कंपनी। हेमंत, अगर 444 क्लियर करता है तो एज अ ट्रेडर मैं मोमेंटम के साथ जाना चाहूँगा। हालांकि ये लेवल पे भी अच्छा है। 444 के बाद आपको FNO में ट्रेड सेटअप मिलेगा 452 453 के टारगेट के लिए। यहाँ पर अगर लेना है तो 438 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है। ओके, व्यू है पॉजिटिव। मेटल स्टॉक्स पर व्यू पॉजिटिव रखिए। आज सुबह से हम कह रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में तेजी का वक्त आ चुका है। FNO में कौन सा मेटल स्टॉक बेस्ट है खरीदारी करने के लिए? गौरव, वेदांता जो आज नतीजे पेश करने वाला है, टाटा स्टील जो कल देगा, हिंडाल्को जो वैसे ही मजबूत दिख रहा है। तीनों में से मुझे लगता है जो बेटर होगा वो है JSW स्टील, क्योंकि अगर आप देखेंगे डेटा इसकी सबसे ज़्यादा क्लीन है और अच्छे से लॉन्ग पोजीशन भी बन रहे हैं। तो मैं यही 195 का स्टॉप लॉस ये बाय करने सलाह दूंगा मैं। ऊपर में आपको 205 से 210 के लेवल देखने मिल सकते हैं। एक बार ये 200 का लेवल पार कर देगा तो आपको एक क्विक मूव देखने मिल जाएगा 205 206 के लिए। तो यहाँ पे अगर बाय करना तो आप वो कर सकते हैं। हिंडाल्को एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी को करना है तो सिर्फ एक 3-4 रुपये का ट्रेडिंग का बेट अगर लेना है तो आप 190 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 196 197 होगा। इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट जो देखने मिलेगा 200 के ऊपर होगा। पिछली बार एक फॉल्स ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ दिया था, लेकिन इस बार भी अगर सस्टेन करेगा तो ऊपर आएगा, अदरवाइज फिर एक नीचे लुढ़क सकता है। तो फिलहाल मैं JSW स्टील में बाय करने की सलाह दूंगा मैं। JSW स्टील जिसके परिणाम बुधवार को परसों आने वाले हैं। देखिए, मेटल सेक्टर के लिए ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। आज वेदांता, कल टाटा स्टील, परसों JSW स्टील। तो नजर रखिएगा इन मेटल कंपनियों के ऊपर। और आइनॉक्स विंड का जो झटका लगा है 17% का, उसका रब ऑफ इफेक्ट साफ तौर पर सुज़लोन जैसी कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही नजर रखिए NHPC पर। SJVN में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। NHPC भी देखिए 1-1.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। गौरव, क्या ये दिन के दौरान और बढ़ सकता है? FNO में भी है ये कंपनी। मॉनसून के पूर्वानुमान तो अच्छे इतने नहीं दिख रहे थे, लेकिन जो अब अनुमान आ रहे हैं वो जो बदले हैं, उसके चलते हाइड्रो पावर कंपनियां भी फोकस में रह सकती हैं। क्या ये दौड़ सकता है ऊपर? और मुश्किल है, मुझे लगता है एक बार इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जो मोमेंटम होगा वो अगर 32 के लेवल पार करता है सॉरी, तब आपको इसमें अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे 3150 तक आते आते ये एक बार के लिए इसका फिजल आउट हो जाएगा मोमेंटम। ओके, और इस बीच कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आते हैं दिख रहे हैं। डालमिया भारत, ये शेयर लाते हैं आपके रेडार पर। इस स्टॉक में नतीजों के बाद बढ़िया तेजी बनी है। आज कुछ एक बड़ा ट्रेड दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। लगभग 90,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। 0.1% हिस्सेदारी, 2530 रुपये में ये ट्रेड होता हुआ दिखा है डालमिया भारत। तो बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का स्टॉक जहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखा है। FNO में भी आ गया। FNO में आने के बाद से बड़ी जबरदस्त तेजी है। इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाइए FNO में आने के बाद से। तो मेरे ख्याल से पिछली सीरीज, हाँ, इस पिछली सीरीज से जो सारे 16 आए थे, बहुत ही बेहतरीन तेजी। हाँ, देखिए ये तो कब का है? आज का नहीं, आज का नहीं, थोड़ा बड़ा। हाँ, बड़ा महीने भर का बताइए। महीने भर 22%। वागले साहब कितना भागेगा? कितना भागेगा उससे बेटर अभी ये राइट लेवल है एंट्री का। मैं पहले उसके साथ शुरुआत करूंगा। 2583 का करंट लेवल है। मुझे लगता है ये थोड़ा पोजीशनल बात करता हूं, क्योंकि इसमें चार्ट्स इतने लंबे नहीं है। 27-20 तक का मेरा 2 से 3 दिन का व्यू है। और इसमें आप स्टॉप लॉस कर 2560 का रख सकते हैं। तो 30 रुपए का रिस्क, 100-150 रुपए का अपसाइड। चलिए, तो 100-150 रुपए का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नहीं, जितना बढ़ा है उतना भी और बढ़ सकता है। 75 रुपए के आसपास बढ़ा है और इतना ऊपर जा सकता है। ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अच्छा, ये भी बहुत सारे शुगर और सीमेंट, दो बड़े कारोबार है और दोनों ही अच्छी बढ़िया कंपनी है। परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया कंपनी है, तो इस पर रखिएगा नजर। अच्छा, PNB, सारे सरकारी बैंक देखिए कमजोर हैं, लेकिन PNB में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके नतीजे भी हैं, वो कल आने वाले हैं। PNB, वागले साहब, हालांकि आप OBC पर बेरिश थे, लेकिन इसके चार्ट में कुछ दम है या आप पास करेंगे? इसे नहीं तेजी करनी चाहिए इसमें आज? पंजाब एंड नेशनल नहीं हेमंत, मैं इसमें मतलब ऊपर भी जाता है तो भी तेजी नहीं करूंगा, अनलेस 174 के ऊपर, जो यहाँ से 5 रुपए ऊपर है, मुझे नहीं लगता उतना जाएगा, तो मैं अवॉइड करूंगा। बैंक निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर, तो कह रहे थे कि बैंकिंग शेयर पर रखिए नजर। देखिए, आज ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स, PNB जैसे शेयर दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात बैंक निफ्टी में नजर आ नहीं रही। बहुत ही बढ़िया तेजी और लीडरशिप वहां से आती है। लीडरशिप तो नहीं, लेकिन आज सेंसेक्स निफ्टी के बराबर भी प्रदर्शन करें तो बुरा नहीं है, ये अच्छा है। एक और स्टॉक जो बड़ा तेजी में आता हुआ दिख रहा है, उस पर सिर्फ आज के लिए नजर रखें। समित MRPL के चार्ट्स देखिए,
क्या MRPL में कोई मौका है खरीदारी करने का, क्योंकि दिन के हाई पॉइंट पर MRPL ट्रेड कर रहा है, 2.5% मजबूत है। मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक था। ओके अच्छा, चेन्नई पेट्रो के नंबर्स आ जाने वाले हैं। और आज MRPL के भी MRPL के हैं इसी हफ्ते, नहीं आज या कल 17 तारीख को बुधवार को MRPL के नंबर्स आने वाले हैं, तो चेन्नई पेट्रो के अच्छे नंबर्स के उम्मीद में MRPL में तेजी करनी चाहिए। MRPL के नंबर्स भी अच्छे आएंगे, अच्छे आएंगे 100%। और ONGC पर अपग्रेड है अगर CS क्रेडिट स्विस की तरफ से, उसकी सब्सिडरी तो MRPL। ये बताइए समित, क्या आप खरीदेंगे इन लेवल्स पर? देखिए, ये मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा प्ले हो सकता है अभी। हालांकि अगर आप 2-3 महीने का व्यू पकड़ते हो तो ये डेप्स पे काफी अच्छा बाय होगा 120-122 के आसपास। बट अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो इसमें 142-144 जो 2008 के हाईज है उसके लिए प्ले किया जा सकता है। एक छोटा स्टॉप लॉस 128 का होगा और ऊपर की तरफ 142-144 के लेवल्स पॉसिबल है इसमें। बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी। तो बुधवार को नतीजों से पहले आज करें यहाँ पर तेजी, चेन्नई पेट्रो के नंबर्स आएंगे और वो अच्छे रहे तो और अच्छी तेजी यहाँ पर बनेगी। TVS मोटर, ये स्टॉक वागले साहब ने सुबह बाजार खुलने से पहले बताया था, भारत फाइनेंशियल बताया था, दोनों में तेजी हो रही है। TVS मोटर के अभी भी खरीद सकते हैं जिन्होंने नहीं खरीदा है। 1-1.25% ऊपर है, क्या और दौड़ लगा सकता है? 515 का स्टॉप लॉस होगा मे फ्यूचर्स, और मुझे लगता है 532-533 का इंट्राडे टारगेट होगा। और हमने टाटा स्टील के आई थिंक आपने स्पॉट किया था, वो इसके नंबर्स कल उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। बाजार बंद होने के बाद जनरली इसके नंबर्स आते हैं। हाँ, और वो जो लेवल मैंने कहा था 444 उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो अभी मैं और ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बाय करने के लिए। 439 का आप स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है ये 455 की तरफ जा सकता है। एफएनओ में वो भाव आ चुका है जो 444 की बात कर रहे थे। कैश मार्केट में जरूर 443 है, लेकिन एफएनओ में ये देखिए भाव हमारे डायरेक्टर साहब लाए हैं और उसके ऊपर निकल गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए आज सुबह मैंने मेटल शेयर, हालांकि ग्लोबल इतने मजबूत नहीं थे लेकिन उसके बावजूद मैंने मेटल सेक्टर इसी के दम पर चुना। पहला सेक्टर आज मेरा मेटल ही था, इसी के दम पर कि वेदांता और टाटा स्टील दोनों अच्छे नंबर्स पेश कर सकते हैं। इवन वेदांता के नंबर्स भी बुरे नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है हेमंत कि पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक थोड़ा करेक्शन हो गया इन शेयरों में। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट के पहले भागे हुए हैं, अब ये आज भाग रहे हैं। अदरवाइज मतलब फ्राइडे तक ये स्टॉक्स तेजी में नहीं थे, तो ये एक अच्छी अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर अभी भी बनती। तो ये एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में आपको नजर आएगा। इस बीच एक और स्टॉक TGB बैंक्वेट्स, जिसे द ग्रैंड भगवती के नाम से शायद आप पहले जानते थे, TGB बैंक्वेट्स, यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है। 0.25% का स्टॉक मेरे ख्याल से ऊपरी सर्किट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 69.75 जी हाँ, 20% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है, 0.2% हिस्सेदारी बदली है, 5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। बिल्कुल, चलिए तो दमदार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। 150 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी नजर रखिए, 1 गिरने वाले शेयरों के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर। तो हफ्ते की दमदार शुरुआत और मेटल्स लीड कर रहे हैं। हिंडाल्को भी देखिए 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और ये वो स्टॉक 2020 के दमदार स्टॉक्स जो हमने आपको सुबह बताया थे। आज के चैंपियंस मेरी टीम पर नजर डालिए। RCF वोल्टैम्प यहाँ पर खरीदारी करने की राय थी। RCF देखिए, हम जो 100 का टारगेट कह रहे थे मानसून के आसपास आ जाएगा, वो लगभग हासिल हो गया है। 99.60 का टारगेट इसने पिछले हफ्ते छुआ था। एप्कोटेक्स आज का फ्रीड शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। JK पेपर अच्छे नतीजों की उम्मीद में यहाँ पर तेजी हो रही है। SJVN में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। नीरज की टीम भी देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाती हुई, और ये रही टीम आपके सामने। रोटो पंप सर्किट पर ही खुला है ये शेयर, दमदार नतीजों के दम पर। बोरोसिल ग्लास ने अच्छे नंबर्स पेश किए तो यहाँ पर 650 रुपए की तेजी होती हुई। और फेरो एलॉय जैसे स्टॉक्स, फैक्ट और चंबल फर्टिलाइजर भी देखिए मजबूत प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इन दोनों टीम्स में जो कॉमन थीम था वो था मॉनसून, फैक्ट, चंबल और RCF। मॉनसून के बेसिस पर ये एक और स्टॉक बड़ा तेज दौड़ लगा रहा है, वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में देखिए 1-1.25% की मजबूती होती दिख रही है और ओपन इंटरेस्ट गेन करने के मामले में अब ये तीसरे नंबर पर है। पिरामल तो चलिए खबरों के दम पर बढ़ा है। MRPL हमने थोड़ी देर पहले स्पॉट किया था कि यहाँ पर तेजी बनती दिख रही है। तीसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, और एस्कॉर्ट्स पिछले हफ्ते भी एक्शन में था। खबरें ये आ रही कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी इस कंपनी में, उन्होंने अपनी स्टेक और बढ़ाई, बिग बुल, उन्होंने और अपनी स्टेक बढ़ाई, उन्होंने खरीदारी की। इसके दम पर स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिखा था। गौरव, एस्कॉर्ट्स 660 रुपए के आसपास मौका है तेजी करने का, मॉनसून का फैक्टर है और बाजार है मजबूत। मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें काफ़ी पोजीशंस बन चुकी थी, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें प्राइस एक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना लुक्रेटिव ट्रेड यहाँ पे रहेगा। अगर निफ्टी में थोड़ी भी गिरावट अगर आती है 43 पॉइंट्स की, तो इसमें भी कन्वर्टिंग एक बार देखने मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इसको भी अवॉइड करना चाहिए। चलिए, लेकिन
बेहतरीन प्रदर्शन एस्कॉर्ट्स ने भी दिखाया है। बैंक निफ्टी की जो मजबूती है वो अगर किसी एक शेयर से आपको देखनी है तो आईसीआईसीआई बैंक से देखनी चाहिए, और हम आपसे कह रहे थे इस शेयर पर आज ही रखिएगा नजर, बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट देने का काम कर सकता है। इनफैक्ट 300 रुपए के ऊपर निकला है, 2% मजबूत है। और अगर आप निफ्टी का अभी का वेटेज देखें, कौन सा शेयर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट देखेंगे तो आप पाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा योगदान है। एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ रहा है, तो आज फंड्स को यहां पर खरीदारी करनी पड़ सकती है। सेकंड हाफ में यह और मजबूत हो सकता है। अविनाश, आईसीआईसीआई बैंक आपको कैसा लगता है? 300 रुपए के ऊपर कितना अच्छा लगता है ये बैंक? क्या कॉल है इसके ऊपर, ये बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमने इस क्वार्टर में देखा है, चौथे तिमाही में, और जिस प्रकार का रिडक्शन इनके वॉच लिस्ट पे आया है, सीक्वेंशियली अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि अराउंड 300 अगर किसी को मीडियम टर्म व्यू लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। रिजल्ट्स डेफिनेटली उम्मीद से अच्छे थे और हमको लग रहा है कि FY18 डेफिनेटली पिछले साल के हिसाब से अच्छा रहेगा। आई थिंक आगे एसेट क्वालिटी और जो लोन बुक ग्रोथ है, बोथ कॉर्पोरेट और रिटेल, इसके ऊपर नजर रहेगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। ओके, ये और ग्रासिम दोनों का वेटेज बढ़ रहा है। ग्रासिम भी मजबूत है, देखिए ग्रासिम हमने पिछले हफ्ते जब आप अनुपस्थित थे तब हमने बड़ी इसकी भारी भरकम चर्चा की और कुछ एफआईएस की तरफ से टेक्निकल बाय रिपोर्ट इस पर आई थी। तो एबी नो और ग्रासिम वाकई साहब, मुझे तो याद नहीं लेवल, आपको याद है किस लेवल पर हमने इसको पकड़ा था? उस मैंने वो दिन एबी नो बोला था, उतना मुझे याद है। आई थिंक दोनों ही भागे, तो खैर दोनों साथ साथ ही भागेंगे क्योंकि मर्जर का अभी भी मुझे एबी नो बेटर लगता है। एबी नो ज्यादा बेहतर लगता है। तो ग्रासिम एबी नो दोनों वेटेज अगर ग्रासिम का बढ़ेगा, एबी नो भी उसी प्रोपोर्शन में चलेगा। वो तो चलना दोनों को है, लेकिन अब क्या है कि एफआईएस की रिपोर्ट्स ग्रासिम पर ही आती है क्योंकि अल्टीमेटली एबी नो वगैरह सब मर्ज होकर ग्रासिम हो जाएंगे। ठीक बात है, उस हिसाब से। अच्छा, हिंडाल्को आप देखिए टॉप 3 एफएनओ में निफ्टी में गेनर्स क्या हैं? पहला आईसीआईसीआई बैंक जो हमने आपको बताया, टाटा स्टील 2% ऊपर, हिंडाल्को ये भी 2% ऊपर है। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं ये बताइए? नोवालिस के नंबर्स आए, उसके बाद ये और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हिंडाल्को क्या दम लगता है आपको और दौड़ सकता है? हेमंत, ऑलमोस्ट सिमिलर है टाटा स्टील और हिंडाल्को, बट अभी भी मैं कहूंगा कि मुझे टाटा स्टील में ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। शायद प्री रिजल्ट नंबर से पहले हो की तेजी सकता है, बराबर है। लेकिन मुझे स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा लगती है। ये नहीं कि हिंडाल्को वीक है, हिंडाल्को में भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ एक और स्टॉक में आती हुई दिख रही है और वो है वेदांता। दिन के हाई पॉइंट पर ये स्टॉक भी आता हुआ दिख रहा है। आज नतीजों से पहले 241 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि दिन का उच्चतम स्तर है इस वक्त, और यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। इस स्टॉक पर भी राय लेंगे, क्या यहाँ पर और तेजी बनेगी रिजल्ट्स के पहले, क्योंकि सारे मेटल्स हो रहे हैं मजबूत। लेकिन उससे पहले हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो जो कुछ ये कॉम्बिनेशन बन रहा है अच्छे मॉनसून का और साथ ही ये IIP और CPI के नंबर्स अच्छे आए हैं, तो क्या लोकल फैक्टर्स बाजार को मजबूत रख सकते हैं इन ग्लोबल चिंताओं के बीच? देखिए, मार्केट पे तो कोई करेक्शन हो ही नहीं रहा है अनिल। आप पिछले कुछ हफ्ते में देखिए, एक्सपेक्टेशन तो लगातार है कि हर ऊपर के तरफ जो रैली होता है उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हो रहा है 9300 से 9350 से 9450 से, लोगों को मानना है कि एक अभी फाइनली एक करेक्शन होगा। लेकिन करेक्शन 100-150 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि इतना लोगों के पास लिक्विडिटी है और ऑप्शंस इतने कम है पैसे लगाने का। और मेरे ख्याल से ये नियर टर्म इंडिसेस से ज्यादा जो आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से एक धारणा मार्केट में स्ट्रांग होते जा रहा है कि अभी 4-5 साल के बाद एक अच्छा 4-5 साल के अर्निंग साइकिल आने वाला है। पिछले 4 साल में कोई अर्निंग्स ग्रोथ, सिग्निफिकेंट अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखा नहीं है, इसीलिए बहुत स्टॉक प्राइसेस कहीं नहीं गया है। लेकिन अभी आगे 4 साल जो आएगा वो एक अच्छा अर्निंग साइकिल आएगा और इसके चलते हुए मेरे ख्याल से जो मामूली करेक्शन भी आता है उसमें पैसा अंदर मार्केट में घुस जा रहा है। तो इस क्वार्टर भी आप देखिए अर्निंग्स में हिट्स एंड मिसेस रहा है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा अपग्रेड वाला अर्निंग सीजन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हर नीचे के लेवल पे पैसा अंदर आ रहा है। तो मैं कहूंगा लिक्विडिटी इतना स्ट्रांग है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि अभी साइकिल चेंज होने वाला है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा करेक्शन की उम्मीद नहीं होना चाहिए, और अगर करेक्शन आता भी है तो मेरे ख्याल से वो शार्प होगा लेकिन लंबे समय तक लास्ट नहीं करेगा। 400-500 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है लेकिन 1-1.5 हफ्ते में मार्केट फिर रिकवर कर जाएगा, क्योंकि अभी जो लिक्विडिटी का माहौल है उसमें 2-3 महीने का करेक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
उदयन, आपसे जानना चाहता हूं मैं बैंक्स पर, खासतौर पर पीएसयू बैंक्स पर। यह हफ्ता महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को एसबीआई के नंबर्स, कल पीएनबी के, बुधवार को इलाहाबाद बैंक के और बृहस्पतिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के। क्या उम्मीद है आपकी? छोटे पीएसयू बैंक्स ने तो डिसअपॉइंट किया। देखिए, छोटे भी नहीं सिर्फ, क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को आप छोटे नहीं मान सकते हैं, उसका नंबर्स बहुत ही खराब रहा है। मैं कहूँगा पीएसयू बैंक्स को देखिए, पिछले 2 महीने में काफ़ी अच्छा रैली हुआ है और वो कुछ हद तक वो एक्सपेक्टेशन पे था कि एनपीए का प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा गवर्नमेंट और उसका एक ब्लूप्रिंट आ जाएगा। ब्लूप्रिंट आने के बाद हमने करेक्शन देखा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और अभी जो नतीजे आ रहे हैं इस हफ्ते के, आपने जो आने वाले नतीजे उनके जिक्र किया, जो नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले हफ्ते में, वो तो बहुत ही खराब रहा है। ओबीसी, यूको बैंक, इंडियन बैंक, आप सारे बैंक्स को देख लीजिए, बहुत ही खराब नतीजे है पीएसयू बैंक्स का। तो वो मेरे ख्याल से एक रियलिटी चेक जैसा है कि अभी भी ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही टफ है, और शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपने जो एनपीए का सिचुएशन है वो पूरा हद तक मार्केट के सामने लाया नहीं है। इस हफ्ते का नतीजे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सही बताया कि देखते हैं एसबीआई, जिसपे सबसे बड़ा उम्मीद मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लगा हुआ है, उनका आउटलुक क्या होता है, वो एनपीए पिक्चर क्या बताते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी एक करेक्शन का माहौल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। उसके बाद हम तय करेंगे कि इनफ करेक्शन हो चुका है और क्या एसबीआई, बीओबी जैसे स्टॉक्स ये पुल बैक के बाद फिर से खरीदने का लेवल्स में आ रहे हैं कि नहीं। ये आपने सरकारी बैंक्स की बात की, लेकिन इंटरेस्टिंग जो शुक्रवार को सेशन रहा वो यस बैंक के लिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर भी क्वेश्चन मार्क थोड़े से लगे, जो एनुअल रिपोर्ट को देखने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाया। आज भी ऊपर खुलकर यस बैंक अब करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, फिसल गया, टिक नहीं पा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड को, और क्या जो प्राइवेट बैंक्स को इतनी बड़ी अच्छी खासी प्रीमियम मिलती थी अब उसमें कमी होगी, ये पूरा मामला कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, प्राइवेट बैंक्स का तो 7 खून माफ है अनिल। वो आप दूसरे कोई सेक्टर में अगर ऐसे होता कि कंपनी ने आके बताया कि रेगुलेटर ने मुझे बताया कि मेरा प्रॉफिट्स इतना कम करना पड़ेगा क्योंकि एनपीएस इतना ज़्यादा है मेरे असेसमेंट से, ये अगर कोई दूसरे सेक्टर में होता, मान लीजिए सेबी आके इन्फोसिस के बारे में बताता है एक साल कि उसका प्रॉफिट्स 25% घटाना पड़ेगा क्योंकि उसने अकाउंटिंग एरर कर दी, वो स्टॉक कितने बुरी तरह से डी रेटेड हो जाता आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन येस बैंक का क्या होगा, 100-150 रुपए का करेक्शन हो जाएगा, 2-3 दिन लोग थोड़ा मायूस रहेंगे, उसके बाद एक हफ्ते के बाद देखेंगे फिर से 1600 के ऊपर येस बैंक ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये सेक्टर में इतने निवेशकों के हाथ में ये स्टॉक है और सारे ब्रोकरेजेस बाई लेके बैठे हुए हैं कि मुझे लगता नहीं है कि ये बोट कोई रॉक करना चाहता है, और इनका तो सब कुछ ही माफ है। तो मेरे ख्याल से ये 2 दिन का करेक्शन है, ये भी घट जाएगा। लेकिन लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स को ये सब बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे सबसे अच्छे कंपनीज में तो जो माना जाता है, ऐसे इसका व्यवहार होना चाहिए कि हम कुछ भी दिखा दें और साल के एंड में रेगुलेटर हमें आके बताए कि तुमने गलती किया, कि तुम्हें ये दिखाना नहीं चाहिए था, तुमने 4000 करोड़ बढ़ा दिया था अपने एसेट क्वालिटी को, अभी उसको घटाओ। मेरे बुक में तो ये बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं माना जा सकता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा येस बैंक में करेक्शन की आशंका नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सेक्टर के बारे में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है। बिल्कुल, ये लाइन बहुत ज़बरदस्त लगी। 7 खून माफ हैं इस सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए खासतौर पर। लेकिन उदयन, एक सेक्टर जो ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है वो है मेटल सेक्टर, और होप्स और बढ़ रही हैं। आज वेदांता के नंबर्स, कल टाटा स्टील के, परसों जेएसडब्ल्यू स्टील के। इस सेक्टर से क्या उम्मीद है, क्योंकि इस सेक्टर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, क्या ये परफॉर्मेंस जारी रह सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये जो 1 साल का आपने दुगना और 3 गुना हो जाने की बात कर रहे हो, उससे पहले का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था मेटल्स का। तो ये बहुत सालों के बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आया है मेटल स्पेस में, लेकिन अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वेदांता का रिजल्ट्स या नोवेलिस का नंबर्स देखते हुए हिंडाल्को का नंबर्स काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक मार्केट इसको प्राइस इन कर चुका है। और रिसेंटली ग्लोबली मेटल्स माहौल में वॉलेटिलिटी आ चुका है। आप देखिए, आयरन ओर में एक बहुत भारी करेक्शन हुआ है, पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन उससे पहले काफ़ी बेस मेटल प्राइसेस में थोड़ा सा गिरावट आ गया था। तो मेरे ख्याल से ये वॉलेटिलिटी देखते हुए
कुछ लोग सोच रहे हैं कि जितना अच्छा FY18 हम मान रहे थे, क्या उतना अच्छा FY18 का परफॉर्मेंस रहेगा मेटल्स क्षेत्र में। तो मेटल्स में बेचने का टाइम तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस ऊपर जाना, 1-2 दिन के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट को पता है। अभी आगे के बारे में एक फोरकास्ट करना पड़ेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट्स आ सकते हैं मेटल्स की। तो ये सेल कॉल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉशियस हो जाने का माहौल भी शायद आ रहा है मेरे ख्याल से मेटल स्पेस में। थोड़ी सावधानी रखें, ये राय है। और इस बीच फार्मा शेयरों में भी एक और राय लेना चाहता हूँ। जिस तरह के पहले तो खाली US FDA से खराब खबरों के खतरे थे, अब तो रिजल्ट्स भी बड़े ढीले आ रहे हैं। ग्लेनमार्क का जो रिजल्ट आया उसके बाद तो लोगों को बड़े डाउट होने लगे कि किस तरह से इन कंपनियों में निवेश किया जाए। क्या राय है आपकी? क्या सारी बुरी खबरें हैं प्राइस में और खरीदने का वक्त है, या अभी थोड़ा और इंतजार कर लेने में समझदारी है? थोड़ा अनसर्टेन माहौल है अनिल, क्योंकि 1.5 साल पहले हम जब फार्मा की बात करते थे तब उसका प्रॉब्लम था वैल्यूएशन, कि सब स्टॉक 35-40 पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे और खराब न्यूज़ आते ही वो मल्टीपल घट गया। फिर आया प्रॉब्लम US FDA का। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है US मार्केट में प्राइस जो गिर रहे हैं जेनेटिक्स स्पेस में, उसको हम ठीक से माप नहीं पा रहे। हमें लग रहा है कि प्राइस 10% घट जाएगा, प्राइस 30% घट जाता है, और इसीलिए सारे एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन है वो उसमें गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि वो कोई ग्लेनमार्क का ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि प्रॉफिट्स इतना कम होगा, क्योंकि जीटीए का प्राइस इतना गिर जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ ग्लेनमार्क का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा सेक्टर का प्रॉब्लम है। आप ल्यूपिन में देख लीजिए, जहां पे ग्लूमेट्सा का प्राइस लेके उसमें प्रॉब्लम चल रहा है। ल्यूपिन इतना बड़ा स्टॉक है, ल्यूपिन 2 साल पहले 2000 रुपए का स्टॉक होता था, अभी 1200 रुपए पे आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये प्राइसिंग इरोशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, जिसके कारण लोग बता नहीं पा रहे हैं कि ईपीएस होगा क्या। आप एक चीज बोल सकते हैं कि 17 पी मल्टीपल होना चाहिए, 19 पी मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 17 टाइम्स व्हाट अर्निंग्स क्या है? क्या वो ग्लेनमार्क को जब हम सोच रहे थे 50 रुपए अर्निंग्स होगा, अभी लोग बोल रहे हैं 38 रुपए अर्निंग्स होगा। तो इतना अंतर आ जा रहा है कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन में, कि उनका पी मल्टीपल बैठाना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से मुझे 1-2-3 महीने पहले लग रहा था कि मे बी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पी मल्टीपल इतना कम हो गया है कि अभी खरीदने का माहौल आ गया, लेकिन ये प्राइसिंग इरोशन यूएस में देख के लग रहा है कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन है अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री में। जब फार्मा की बात हुई है तो जी ये बताइए, आपके आईटी सेक्टर पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है? इस कमजोरी में खरीदेंगे? और एक राय, ये रैंसमवेयर जो वॉर्म जो वायरस पूरे दुनिया भर में इम्पैक्ट हुआ है, इसके ऊपर भी राय दीजिए। क्या लग रहा है, भारतीय कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी या फिर दिक्कत की बात हो सकती है? आपने कैसे रीड किया ये जो ग्लोबल साइबर अटैक हुआ है जिसने 150 देशों को एक साथ हिट किया है? अच्छा सर, इसका जवाब दें उसके साथ ही एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहता हूँ क्विक हील को लेकर। ये लगातार दूसरा क्वार्टर है, क्विक हील के रिजल्ट इतने खराब है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है इसमें, और लोगों को लगता है कि साइबर सिक्योरिटी तो इंटरनेट के साथ साथ जो बिजनेस बढ़ रहा है हिंदुस्तान में बढ़नी चाहिए, उसके बावजूद इतने कमज़ोर नतीजे, तो फिर कैसे नए सेक्टर्स में एक इन्वेस्टर पैसा लगाए? देखिए, आईटी क्षेत्र में पिछले कुछ दिन से जो सोच है मार्केट में कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी कंप्रेशन हो चुका है। अभी मार्केट का दूसरे सेक्टर्स इतने एक्सपेंसिव हो चुका है, और आईटी क्षेत्र में आप स्टॉक 12, 13, 14 पी मल्टीपल पे ट्राइड एंड टेस्टेड मैनेजमेंट के स्टॉक्स मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसमें एंट्री लेने का माहौल मार्केट में चल रहा था पिछले एक हफ्ते में। लेकिन दूसरे साइड पे आप अगर मॉनिटर करें कि नैस्कॉम क्या बोल रहा है इस साल का हायरिंग पैटर्न के बारे में, लोग बोल रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में कम हो जाएगा इस हफ्ते। और बेंगलोर में तो आप जाओगे तो एकदम मतलब क्या बताऊं, मातम की माहौल है वहां पे जो आईटी सेक्टर में, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं कि 3 महीने के बाद उनका नौकरी रहेगा कि नहीं। आप अर्निंग्स सैलरी हाइक की बात तो छोड़ दीजिए। तो जब सेक्टर इनसाइडर्स इतने नर्वस फील कर रहे हैं और पूरा सेक्टर में एक लेऑफ्स का माहौल है और इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि बॉटम हो चुका है, मैं कहूँगा थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि
जब बॉटम हो जाता है तब लोग ले ऑफ्स नहीं करते हैं सेक्टर में। तो आईटी कंपनीज के व्यवहार से मुझे लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी नीचे के लेवल्स पे हैं। तो इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिखाना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा आईटी सेक्टर में खास करके रुपये का करंट स्ट्रेंथ देखते हुए मैं कहूँगा कि आईटी सेक्टर एक रेंज में रहेगा और इससे बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं मार्केट में अभी पैसा लगाने के लिए। जैसे आजकल जो चर्चा चल रहा है बाजार में, क्या इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में फिर से पैसा लगाया जाए, क्योंकि एबीबी और सीमेंट्स का ऑर्डर पिकअप बहुत क्वार्टर के बाद दिखा गया है। तो क्या हम पावर ग्रिड कौन कौन से कंपनीज को ऑर्डर दे रहे हैं छोटे बड़े, क्या इसमें देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, क्योंकि इसमें ग्रोथ होने का संभावना है। ये सब छोड़ के एक आईटी का 14 पी होना चाहिए, 15 पी होना चाहिए, उसमें घुसना मेरे ख्याल से उतना अकलमंदी की काम नहीं है। एक दो नाम भी बताइए कंपनियों के जहां पर आपकी नज़र है या फिर आप चर्चा सुन रहे हैं जिन कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स बनाने की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो फोकस में हैं। आपको अगर एक दो नाम जहन में आते हो तो वो शेयर करें प्लीज़। देखिए, ये नाम बताना तो आजकल मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपके पास वो स्टॉक है। मैं ये बोल के ही बता रहा हूँ कि ये सारे स्टॉक्स तो होने का कोई संभव ही नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि आप पूछ रहे हो, देखिए एबीबी और सीमेंस का जो ऑर्डर्स आए हैं इस क्वार्टर में, सबसे ज़्यादा उसका ऑर्डर्स आए हैं पावर ग्रिड से और रेलवेज से, या कुछ आए हैं सोलर सेक्टर में। तो अभी आप छान लीजिए कि आपने जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की बात की, छोटे कंपनीज को देखिए, क्योंकि उसमें वैल्यूएशंस अभी भी अच्छे हैं और 2-3 साल से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया हुआ है। जैसे देख लीजिए भारत बिजली, छोटा कंपनी, 500-600 करोड़ मार्केट कैप है। क्या वहाँ पे जो स्टेट लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का जो पुश चल रहा है, क्या वहाँ पे भारत बिजली जैसे कंपनीज को कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? आप पाइप्स, इलेक्ट्रिकल पाइप्स में देख लीजिए, क्या आप केईसी जैसे कंपनीज में कुछ हो सकता है? क्या टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे कंपनीज में कुछ हो सकता है? तो मैं कहूँगा ये होल स्पेस, ये कैपेक्स रिलेटेड जो स्पेस है, ये 4-5-6 साल से कुछ नहीं हुआ इस सेक्टर में। पिछले 1 साल में हुआ है, ये स्टॉक्स में थोड़ा बढ़त आई है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं अभी ये सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है। अगर आता है तो 4-5 साल का एक नया साइकिल आपको खेलने को मिलेगा। आप उस पर ध्यान रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज सब छोड़ के सिर्फ इंडस्ट्रियल्स पे पैसा लगा दे, लेकिन उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कंपनीज रिटर्न्स देंगे तो वो 20% रिटर्न नहीं देंगे, वो 3-4 टाइम्स ऊपर चले जाएंगे कम से कम, जैसे मेटल्स में हुआ है पिछले 1 साल में। परफेक्ट, मेटल, सीमेंट, ये इसी तरह से भागे हम। और आप सही कह रहे हैं। और आईआईपी के नंबर्स भी देखिए नई सीरीज में जो आते हुए दिख रहे हैं, जो ज़्यादा रियलिस्टिक है, बड़े दमदार आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय हम आज देने के लिए बाजार पर और तमाम सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर। 115 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 28 अंक ऊपर है निफ्टी। और ब्रेक के दौरान, ब्रेक नहीं सॉरी, हम जब बातचीत कर रहे थे उस दौरान अविनाश गोरक्षकर, गौरव बिस्सा और संदीप वागले साहब हमारे साथ बने हुए थे। और संदीप वागले साहब ने कोई स्टॉक ढूंढा है, ऐसा वो इशारा कर रहे थे। वागले साहब बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? अनिल जी, आप ही का स्टॉक है जो आपने थर्सडे को आइडेंटिफाई किया था, सन टीवी जो फ्राइडे को साइडवेज चला था। आपने थर्सडे को आइडेंटिफाई किया था, तभी बड़ी मूव आई थी। करंटली 922 923 है, 916 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 942 to 945 के मेरे इंट्राडे के टारगेट्स होंगे। तो 942 945, 20 रुपए अपसाइड, 7-8 रुपए ये शेयर। और आप कब से इस शेयर को बता रहे हैं? 500 रुपए के आसपास से मुझे 500-550 रुपए से क्या वन में तेजी हुई है। तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, उसके बाद से अगर आप इसके चार्ट उठाकर देखें 3 महीने के आसपास के, क्या जबरदस्त, देखिए 26% की रैली देखने को मिली है। और 1 साल का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही उम्दा लगेगा। मारन बंधुओं के ऊपर जो सरकार ने थोड़ा शिकंजा ढीला किया है, उसका बड़ा फायदा मिला है इस स्टॉक को। अच्छा, जब आप छुट्टी पे थे तब बीच में जी एंटरटेनमेंट ने बड़े दमदार तगड़े रिजल्ट पेश किए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है उसके। देखिए 1 साल में 136% की रैली सन टीवी में, वो भी इतना बड़ा स्टॉक। अगर एफएनओ का शेयर, बहुत ही सबको पैसा बनाने का मौका दिया इसमें। अविनाश भी कुछ कहना चाहते हैं इस स्टॉक पर, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलने के बाद सिग्निफिकेंट रीरेटिंग आई है। और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट्स डेफिनेटली अर्निंग्स विजिबिलिटी को देखेगी। और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में स्पेशली अगर डीटीएच का बिजनेस देखे तो हमको लग रहा है कि क्लियरली सन टीवी का जिस प्रकार से साउथ में पेनेट्रेशन है, डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। और ये जो स्टॉक प्राइस है FY18 के
हिसाब से हमको लग रहा है कि और भी थोड़ी रेटिंग आने की एक्सपेक्टेशन है। इसी बीच टाइटन, राकेश झुनझुनवाला अभी टाइटन का कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था, उसमें सवाल उठा रहे थे मैनेजमेंट से कि भाई मार्जिन्स इतने कम जो हैं वो क्यों रहे हैं, और मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि जी एड स्पेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करने पड़े, इसीलिए दरअसल मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है। तो जो हम सवाल बता रहे थे वो राकेश झुनझुनवाला पूछ रहे थे अभी। और आप देखिए टाइटन का स्टॉक तो नीचे है ही, साथ में पीसी ज्वेलर्स भी अनिल देखिए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो गिरने वाले 5 शेयरों में एफएनओ में जो है उसमें आइडिया और के बाद टाइटन और फिर पीसी ज्वेलर्स। तो रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल रहा है साफ तौर पर ज्वेलरी शेयरों पर आज खराब नंबर्स के बाद। गौरव से राय ली जाए, दोनों वायदा कारोबार के शेयर है, पीसी ज्वेलर्स और टाइटन शॉर्ट करेंगे? फिलहाल तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्पेशली पीसी ज्वेलर्स में काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने थे। तो 440 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको 465 के लेवल्स एक बार देखने मिल जाए। तो इसमें अगर शॉर्ट करना है तो 440 के नीचे शॉर्ट कीजिए, आपका स्टॉप लॉस 444 होगा, टारगेट 430 से 426 के होंगे। और रही बात टाइटन की, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह है। यहाँ पे एक बार वापस से 490 495 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है 470 पे। इसमें अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 470 के नीचे ही शॉर्ट कीजिए, अदरवाइज जो डिप्स अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, देखिए करीब 150 पॉइंट ऊपर था और अब 80 पॉइंट ही ऊपर रहा है। तो जो बाजार में ऊपर इस तरह से दबाव देखने को मिल रहा है, उसका पूरा जो योगदान है वो बैंकिंग स्टॉक्स में ऊपर इस तरह से कमजोरी की वजह से देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद बैंक इसको लीड कर रहा है और उसके नंबर्स आने वाले हैं परसों। इलाहाबाद बैंक का क्या शॉर्ट के मौके यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वागले साहब? क्योंकि नंबर्स तो अब तक देखिए पीएसयू बैंक्स ने डिसअपॉइंट किया है और ये हफ्ता महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद बैंक का क्या और नीचे जा सकता है? इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से? हेमंत, अगर आप एफएनओ की बात करते हैं और इंट्राडे की बात करते हैं तो 89 के नीचे अगर जाता है, करंटली 40 पैसे ऊपर है, बिल्कुल ये स्टॉक वीक लग रहा है। और जैसे ही 89 ब्रेक होगा आप 1-1.5 रुपए के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। ऑन द डाउन साइड मेरे हिसाब से 85-50 तक जा सकता है आज और कल तक। एक जबरदस्त स्टॉक रेडार पर आया है, सीजी पावर। अभी उदयन सर ये बात कर रहे थे तमाम कैपिटल गुड्स और पावर शेयरों की, जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एबीबी, सीमेंस, भारत बिजली जैसे शेयर से जो अलग हुआ था, उसी तरह का कारोबार करने वाली ये कंपनी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर इक्विपमेंट, और ये पिछले हफ्ते भी स्टॉक में बड़ा एक्शन दिखा था, किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये शेयर क्यों चला है। आज फिर देखिए हेमंत, तो हो ये रहा है कि देखिए ग्लेनमार्क, नेस्ले वगैरह छोड़ दें, ओपन इंटरेस्ट में जहां बड़ा इजाफा होता दिख रहा है उस स्टॉक में 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। स्टॉक काफी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अचानक खुलने के बाद 7 दिन में 23%, 24% की रैली। हाँ, कुछ तो एक्शन हो रहा है। वागले साहब इसके चार्ट देखिए जरा, क्या है इसमें? अनिल जी, ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते बात की थी, पोजिशनल मेरा 110 का व्यू है। और ये लेकिन एक तो ये नया है और उस लिहाज से लॉट साइज बड़े होने के वजह से ये आप एफएनओ में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। सोच रहे लॉट साइज बड़ा तो पैसा भी तो ज्यादा आता होगा। हाँ, बट इतने पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे? आप जो ट्वीट करते हैं, लोगों को पूछिए कि 10-12 हजार का लॉट साइज है तो कितने लोग ले पाते हैं? वो लोग ये लॉट साइज से फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं बताता हूँ क्यों। वागले साहब बोलेंगे लेना है तो लेना है। नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या है अनिल जी कि ऑन अ सीरियस नोट, इंट्राडे वोलेटिलिटी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 90 का स्टॉप लॉस दूंगा, 6 रुपए का रिस्क है। अगर 15,000 का लॉट साइज है तो 90,000 एक ट्रेड में कोई ट्रेडर गवा नहीं सकता। तो मैं पोजीशन 1000 शेयर लेके आप खड़े रहेंगे 10 दिन 15 दिन 110। चूंकि आप ये कह रहे हैं कि नया शेयर है, इसलिए मैं एक फंडामेंटल राय फटाफट ले लूं अविनाश से। अविनाश, फंडामेंटली टिक है, ग्रीन सिग्नल, खरीद सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अगर लंबा निवेश करने का विचार है तो ज़रूर इसमें एंट्री की जा सकती है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी जो मैक्रो हेडविंड्स है वो थोड़े से बदल रहे हैं और हो सकता है कि अगर ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अगर बढ़े, क्योंकि इस कंपनी को 2 दिक्कतें थी, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी वीक थी और डेट भी बैलेंस शीट पे काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। तो मेरे ख्याल से ये 2 मैटर्स अगर नियर टर्म में रिजॉल्व होते हैं तो आपको ज़रूर डेफिनेटली इसमें अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से क्लियरली डीमर्जर के बाद रिजल्ट्स का जो ट्रेंड है वो अभी तक इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन FY18 होपफुली अच्छा होना चाहिए। चलिए, जबरदस्त तेजी आगे चलकर देखने को मिल सकती है। सीजी पावर यानी क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो पावर वाला कारोबार था, जो अलग किया गया था क्रॉम्पटन ग्रीव्स से, वो है ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज आइडिया देखिए 3% की कमजोरी दिखा रहा है। हालांकि उम्मीद से
थोड़े से बेटर नंबर्स आए थे, लेकिन लगता है CLSA की जो रिपोर्ट है उसका कमाल है। 90 से लक्ष्य घटाकर उन्होंने 80 का कर दिया है इस स्टॉक के लिए। आज की कमजोरी के बाद अब इसके चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं, एक बार वागले साहब से पूछ लेते हैं। वागले साहब बताइए। आइडिया सेल्यूलर इसके नंबर्स आए थे, उसके बाद लक्ष्य घटाया है सिटी ने भी और CLSA ने भी। अच्छा, डॉयचे बैंक कहता है 120 का टारगेट है। सॉरी, मेरा व्यू बेरिश है और मैं समझता हूं कि ये बेच के चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी बेच सकते हैं। 1890 ब्रेक हुआ है, 89.8090, इसमें 9150 का स्टॉप लॉस होगा। ऑन द डाउन साइड 85 में भी 84 तक के टारगेट्स की मैं बात करूंगा आज और कल तक। एक और स्टॉक बड़ा गंदा खराब होता हुआ दिख रहा है, ग्लेनमार्क। देखिए तेज गिरावट होती दिख रही है, दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। पिछला हफ्ता भी खराब था जब पिछला हफ्ता तो नंबर्स के बाद तो उस दिन तो हम बोले थे, वही बात कर रहे थे हम कि जब हर्षदा शो कर रही थी, हर्षदा ने कहा भाई कि ये स्टॉक के नंबर बड़े सॉफ्ट आए हैं, तो मैंने कहा कि सॉफ्ट नहीं, एक घटिया है और 10% नीचे खुलना चाहिए। उसके बाद तो 10% क्या, मेरे ख्याल से 15-16% क्या। आज फिर देखिए क्या शुक्रवार को गिरा था और आज फिर फॉलोअप सेलिंग आ रही है। जबरदस्त शॉर्ट्स बन रहे हैं, मतलब खुला उतना बुरा, ऊपर हाई 765 दिख रहा है, क्या तेजी से। मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि इस स्टॉक को कोई ऊपर आते ही बेचने के लिए तैयार बैठा है कि बस मारो। 7.5% ओपन इंटरेस्ट, एक तरह से मैं कहूँगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है, क्योंकि पिरामल तो छोड़ दीजिए चलिए खबर के दम पर, प्लस नया खिलाड़ी है तो वहां पर तो परसेंटेज में आपको ज्यादा दिखेगा। तो एक तरह से वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट गेन होता दिख रहा है। एक राय में गौरव से लूं, वैसे तो वागले साहब के चार्ट्स पर भी सेल सिग्नल आ रहा है, वो अपने लेवल तैयार रखेंगे। गौरव, शॉर्ट किया जाए FNO ट्रेडर्स के लिए? कि 10 रुपए के स्टॉप लॉस आप उसको बेच सकते हैं, नीचे में 705 के लेवल दिखा सकते हैं। फटाफट दे दीजिए। वही लेवल्स है, बहुत ही ज्यादा बेरिश है। मतलब आपको अगर टारगेट इसको बेच के खड़े रहिए, 670 के मेरे टारगेट्स होंगे। अभी 730 है। ओ माय गॉड। पोजिशनल टेक्टिकल शॉर्ट, यानी कि खरीदने के बारे में दूर दूर तक सोचे ना और कम बेचे और खड़े रहें पोजिशनल, ये राय है ग्लेनमार्क पर, और ज्यादा कमजोरी होने के आसार। चलिए आप सबसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब, अविनाश जी और गौरव जी, आपका हमारे दर्शकों को आज मदद करने के लिए पहला सौदा में। तो बाजार ने की है पॉजिटिव शुरुआत, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भले आती हुई दिखती है, लेकिन फिर भी बेहद मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ ही। आशीष हमारे साथ आज जुड़ेंगे, जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। सौदा आपका हाजिर करेंगे। ब्रेक के उस पार हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।